नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हम बात करने वाले हैं, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एक पेपर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को। इसमें से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर का भी आधार लिया गया है और आज के लेक्चर को केवल 15 से 20 मिनट में समेटने का प्रयास किया गया है, जिसमें केवल दो टॉपिक्स को लिया गया है, पब्लिक पॉलिसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पब्लिक पॉलिसी में आपको ये पढ़ना है कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसके मॉडल्स क्या है, और भारत में पब्लिक पॉलिसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे पब्लिक पॉलिसी बनती है। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन है। ये हो सकता है 25 से 30 मिनट का एक वीडियो हो। इसके बाद में एक वीडियो और 25 से 30 मिनट का आएगा जो इसके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, दो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो आपको रखा गया है। ब्रीफली डिस्कस द वेरियस मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ब्रीफली डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन योर व्यू, विच मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज मोर रेलिवेंट एंड वाई। यानी कि आपको ये बताना है कि लोक नीति के जो विभिन्न मॉडल हैं, वेरियस मॉडल हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में ब्रीफली आप डिस्कस करिए। उसके बाद बताइए कि वो कौन सा मॉडल आपको सबसे अच्छा लगता है। ये बहुत सारे मॉडल होंगे और वो प्रासंगिक क्यों हैं। तो पहला तो आपको क्या है, सिलेबस से लिखना है। दूसरा, आपकी समझ में आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगता है और उसका रिलेवेंस क्या है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो एक क्वेश्चन हमने ये उठाया है। सामान्य तौर पर पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी। डिस्क्राइब द वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो मॉडल्स पर पहला क्वेश्चन जरूर आएगा, ये याद रखना आप लोग, और मॉडल्स पर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा सारा। इसी के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। यानी भारत में पब्लिक पॉलिसी का निर्माण कैसे होता है। देखो, भारत जब 1950 में आज़ाद होता है, तो 1950 में भारत का संविधान बनता है, 1947 में भारत आज़ाद होता है। तो भारत को तो पब्लिक पॉलिसी चाहिए थी और पब्लिक पॉलिसी में वेलफेयरिज्म चाहिए था, ताकि सबका कल्याण हो, ताकि सबका वेलफेयर हो। और ये वेलफेयर कैसे होगा, ये वेलफेयर इसी प्रकार से होगा। इस वेलफेयर के डायमेंशंस क्या होंगे, इन सब को यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया गया है। तो हम यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। थॉमस डाई एक फेमस पॉलिटिकल विचारक हैं, उन्होंने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि पब्लिक पॉलिसी के मॉडल्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। सिंप्लीफिकेशंस एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज थ्रू द पब्लिक पॉलिसी। यानी पॉलिटिकल आइडियाज क्या है। देखो, मॉडल्स क्या होता है, कोई भी एक बिलीफ जिसको आप इस्टेब्लिश कर देते हो। अब मान लीजिए कि प्रोसेस मॉडल है या एलिट मॉडल आप ले लीजिए। एलिट मॉडल में ये बोला जाता है, एक एलिट थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में है, जहाँ पर ये माना जाता है कि जो एलिट लोग हैं वो बेहतर तरीके से शासन चला सकते हैं। यानी एलिट लोगों के महत्व को रेखांकित किया गया है। या फिर हम देखें सिस्टम मॉडल या इंस्टीट्यूशनल मॉडल है, जो इंस्टीट्यूशंस के इंपॉर्टेंस को महत्व देता है। रेशनल मॉडल है जो तार्किकता को महत्व देता है। ग्रुप मॉडल है जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस प्रोसेस के बीच में कैसे एक बैलेंस बनाया जाए उस पर ध्यान देता है। तो यहाँ पर ये आपको सारे मॉडल्स के बारे में आपके किताब से आप एक बार देख लीजिएगा। ये सारे मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से फिर आपको कौन सा बेस्ट लिखता है इसके बारे में आपको आंसर में लिखना है। पब्लिक पॉलिसी सामान्य तौर पर एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाते हैं। पॉलिसीज का जो आधार होता है वो यही होता है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल्स, और अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल्स के साथ ही उन पीपल्स के बेसिस को नया विकल्प कैसे प्रदान किया जाए।
अब मान लीजिए आपने नरेगा एक पब्लिक पॉलिसी के तहत नरेगा स्कीम बना दी। अब उस नरेगा का आज के दौर में या उस समय क्या प्रभाव है और क्या प्रासंगिकता है, क्या कमियां हैं। तो पब्लिक पॉलिसी एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जनता की समस्याओं को रेखांकित किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और जनता की समस्याओं को रेखांकित करके उनके ऊपर कानून बनाने की योजनाओं को तैयार किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेलेवेंस एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रॉब्लम्स इन द ऑल पॉसिबल मैनर्स। प्रॉब्लम्स क्या क्या आएगी भाई, सर्वे करवाते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आएगी, देखते हैं कि अच्छा पर्टिकुलर जियोग्राफिकल डिवीजन्स होता है, अच्छा गुजरात के कुछ इलाकों में भूकंप आता है तो भूकंप की वहाँ एक अलग पॉलिसी होगी, पूरे भारत में तो भूकंप नहीं आता है। तो पॉलिसीज़ के एक अलग अलग आधार, अलग अलग आयाम यहाँ पर काम करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस विद ऑल इन्वॉल्व यूनिट हाईलाइट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। Effective communication with all involved units highlight the essential feature of social and political life. Properly directions for a better understanding of public policy by suggestions the important elements and what are the unimportant. कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें अनइम्पोर्टेंट है। सजेशन फॉर इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड प्रिडिक्ट्स इट कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर थॉमस डाय ने अपनी पुस्तक के अंदर बहुत सारे मॉडल्स के बारे में बताया है और ये सारे के सारे मॉडल्स को आप एक बार देख लेना। मॉडल से क्वेश्चंस 100% आने की संभावना है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा है। दूसरा जो क्वेश्चन था हमारे समक्ष वो ये था पब्लिक पॉलिसी। हम देख पा रहे हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इंडिया, प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, प्रोसेस ऑफ कैसे भारत में पब्लिक पॉलिसी को प्रोसेस किया जाता है। तो मान लीजिए एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ भाई। पहले तो मान लीजिए मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने रूरल इंडिया की समस्याओं पर ध्यान देना प्रारंभ किया। तो उन्होंने देखा कि रूरल इंडिया में जो चीज़ें कमी है, महिलाओं की स्थिति में जो सुधार के लिए जो शौचालय नहीं है, जनधन अकाउंट नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है। अब इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद में एजेंडा भी इन्होंने सेट कर लिया कि कैसे अब इनको हमें, उसके बाद में पॉलिसी फॉर्मुलेशंस की तरफ आ जाते हैं। इसके सारे आयामों पर, इसके स्क्रीनिंग, इसके कोर्स ऑफ एक्शंस, इसके क्या क्या डायमेंशंस है, कितना पैसा दिया जाएगा। उसके बाद इसको फिर पार्लियामेंट के अंदर पास करवाते हैं, कानून बनाते हैं, लेजिटिमेट करवाते हैं और उसके बाद में जब ऐसा हो जाता है तो फिर इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ ले जाते हैं। और जब इम्प्लीमेंट हो गई तो 2 साल के बाद में, 1 साल के बाद में या एक टाइम पीरियड में रिव्यू होता है। उसके अंदर कुछ सुधार करने होते, सुधार करने होते हैं। तो भारत में पब्लिक पॉलिसी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो उसी प्रकार से है। यहाँ पर मैंने आपको 6 स्टेप दिए हैं। इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके भारत में पब्लिक पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। पहला, इश्यूज आइडेंटिफिकेशंस एंड एजेंडा सेटिंग। सेकंड, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। थर्ड, पॉलिसी लेजिटिमेशन। फोर्थ, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। 5, पॉलिसी इवैल्यूएशन। 6, पॉलिसी मेंटेनेंस एंड सक्सेसफुल टर्मिनेशन। अब मान लीजिए एक और यहाँ पर आपको उदाहरण दे देता हूँ। सक्सेसफुल है तो अच्छी बात है, लेकिन मान लो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है तो दिक्कत फिर क्या होगी। 3 कृषि कानून के बारे में तो सुना ही होगा सभी ने। मोदी सरकार ने पास कर दिया, विरोध हुआ तो उसको टर्मिनेट किया गया, सक्सेशन उसको वापस निकाला गया।
रिवेल किया गया। तो भारत में पब्लिक पॉलिसी का निर्माण का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले उस पॉलिसी की प्रक्रिया को देखा जाता है, उस पॉलिसी में ये देखा जाता है कि अच्छा ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ये लिखे इश्यू आइडेंटिफिकेशन एंड एजेंडा सेटिंग, इट्स इम्पायर्स आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी अटेंशन, इट इज आल्सो डिफाइन एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द इश्यू। यानी कि सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर जाएंगे, पूरे देश में पता करेंगे, अच्छा पूरे देश में हेल्थ की बहुत बड़ी समस्या है और हेल्थ इशू के कारण एक सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। तो मोदी जी ने सोचा कि अब क्या करें, तो इस पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है। तो आयुष्मान भारत योजना एक बनानी है। तो उसके लिए उन्होंने This is the formal stage of policy formulation. It involves setting the objective of identify and input cost, exploring difficult possible course of action, selecting policy instrument, projecting and outcomes and selection and sustainable alternative and decisions. तो पहले इन्होंने क्या किया मित्रों, पहला स्टेज ये हुआ, भारत में समस्या है हेल्थ की, अब क्या करें। दूसरे स्टेट में क्या है कि आयुष्मान भारत योजना में कितना पैसा लगेगा, प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन लोग शामिल होंगे, ढांचागत विकास क्या होगा, इन सबको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। जब ये सब पर चर्चा हो गई, कितने कितने लोग होंगे वो होंगे, उसके बाद में इसको लेजिटिमेट किया जाएगा, यानी पार्लियामेंट में रखा जाएगा। और अब पार्लियामेंट के अंदर इस पर डिस्कशन होगा, विचार विमर्श होगा, तो ये पॉलिसी लेजिटिमेशन का हिस्सा हो जाएगा। पार्लियामेंट से ये निकलने पास होने के बाद में इसको प्रशासनिक अधिकारियों को बोला जाएगा कि इसको इम्प्लीमेंट करो। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ इसको ले जाया जाएगा। फिर बाद में देखा जाएगा अच्छा इसका इवोल्यूशन करो, क्या ये ठीक हो पाए, सक्सेस हो पाए, नहीं हो पाए। फिर इसका मेंटेनेंस करो, सक्सेनेशन करो, क्या ये ठीक से काम कर रही है, नहीं कर रही है, कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। तो मित्रों यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस जो बन रहे थे आप लोगों के, पब्लिक पॉलिसी क्या है, पब्लिक पॉलिसीज़ के मैंने ये आप लोगों को क्लासों में आप लोग आपके नोट्स या आप कहीं पे भी देख सकते हो। मैंने एक ढांचा आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया, डिस्कस करना है प्रोसेस को। तो सबसे पहले देख लीजिए, जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो करना क्या है, ये भी आप याद रखिए। कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, तो मान लीजिए मॉडल्स वाला आ जाए, तो सबसे पहले आपको पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करो, उसके बाद बताओ वेरियस मॉडल्स। पहले वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, विच मॉडल बेस्ट, उसकी विशेषताएं बता दो और वो प्रासंगिक क्यों है, क्या चीज़ें हैं जो उसने आपको चूज किया। सामान्य तौर पर 3 चीज़ों में बांटना है, इंट्रो करना है सबसे पहले, क्वेश्चंस के मेन पार्ट को डिस्कस करो और लास्ट में कंक्लूजन लिखो। ये 3 चीज़ों को आप यहाँ पर फॉलो अप करना है। मुझे नहीं लगता उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी। ये 3 चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप आपका सारा का सारा आयाम इसमें कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चंस और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पे करने वाले हैं। डिसेंट्रलाइजेशन पे भी यही हो सकता है, या तो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पूछ लेगा, या 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछ लेगा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हो, सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना। मान लीजिए कि हम ऐसे करते हैं, केंद्र है, राज्य है और एक ग्रामीण स्तर है, ग्रामीण और शहरी स्तर है। यही 2 स्तर पे पहले पावर थी।
लेकिन हम देखते हैं कि 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नाइनटीन 93 अमेंडमेंट के द्वारा पावर को ग्रामीण और शहरी स्तर पर दिया गया, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रोल क्या है, क्योंकि लोकल सेल्फ एंड गवर्नमेंट गांधी, देखो डिसेंट्रलाइजेशन के जो केंद्रीकरण के जो विकेंद्रीकरण के जो तत्व हैं आर्टिकल 14 में भी मिलते हैं। गांधी जी का ओशियन सर्कल अगर आप याद करोगे तो गांधी जी क्या कहते हैं कि भाई अगर पॉलिसीज में व्यक्ति शामिल नहीं होगा, जो बोलता है मैन सेंट्रिक में व्यक्ति है, तब तक आप विकास के सही आयामों को, स्वरूप को तय नहीं कर पाओगे। विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इनको बता नहीं पाओगे। तो गांधी जी ने यहाँ पर यही कहा था कि ओशियन सर्कल, और ओशियन सर्कल से आर्टिकल 40 के अंदर बोलते हैं कि राज्य प्रयास करेंगे कि पंचायतों की स्थापना करेंगे। बाद में हम देखते हैं कि 2 कमेटीज बनी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, और इन कमेटीज ने भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत टाइम लग गया, आज़ादी के 40-42 साल के बाद में भारत में पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना हो पाए। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन को आपको स्पष्ट करना है, जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया जाता है केंद्र, राज्य व स्थानीय स्वशासन के बीच में, और ग्रामीण और शहरी स्तर पर लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करने का प्रयास महत्व दिया जाता है। अकाउंटेबल बनाया जाता है पंचायतों को टुवार्ड द पीपल, रेस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। तो विकेंद्रीकरण सामान्य तौर पर वह प्रक्रिया है जहाँ पर सत्ता के जो केंद्रीयकरण है उसको घटाकर सत्ता को ग्रामीण स्तर तक या लोगों तक पहुँचाने का प्रयास है। विकेंद्रीकरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिसी डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये आप अपने नोट से देख लीजिएगा। विकेंद्रीकरण के जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ हैं उनको आपको डिस्कस करना है। सामान्य तौर पर भारत में सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन जो माना जाता है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन माना जाता है, जो 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ग्रामीण स्तर तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ ही इंडिविजुअलिटी को इंपॉर्टेंस देने का काम किया। और इसका एकमात्र मकसद डिसेंट्रलाइजेशन का ये होता है कि उस प्रक्रिया में इंडिविजुअल्स का रोल हो जाए, इंडिविजुअल्स उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए, तो उससे इंडिविजुअल्स को इंपॉर्टेंस मिलेगी, उनको लगेगा हाँ उनका महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण के बारे में बताना है। उसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण के विभिन्न स्वरूपों को यहाँ पर विवेचन आपको करना है, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिसी डिसेंट्रलाइजेशंस, तो मैनी ऑफ अदर्स थिंग्स, ऑल ऑफ डेट इनकल्ड एंड डेट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका एमजी अध्ययन पॉइंट है। ये हमने एक पार्ट के जो स्टार्ट के 2 हैं उसको लिया है, तीसरे में हम बजट और एक और को ले लेंगे जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर देंगे। इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके आंसर कैसे लिखना है, कैसे आप अपने आप का इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि यूपीएससी से लेकर किसी भी एग्ज़ाम में आपका आंसर राइटिंग स्किल जो है वही आपको मार्क्स के करीब ज़्यादा पहुंचाती है। आपका तरीका क्या है लिखने का, उस तरीके में कैसे लोग शामिल हो पा रहे हैं, इनको भी देखने की ज़रूरत है। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।